जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। सो गाइज, आज है 31 जनवरी 2025 और आज के करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करने वाले हैं। मैं हूं आपका एजुकेटर कमलाक्ष झा। और आगे बढ़ने से पहले आप लोग को बताना चाहूंगा, ये ज्ञान सर का पेड कोर्स है गाइज, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। स्टडी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का स्पेशल पेड कोर्स, जो कि सिर्फ सिलेक्शन के लिए है, वो जिसमें तैयारी करवाई जाती है। तो अभी यूपीपीसीएस, बीपीएससी, यूकेपीएससी, आरओ, एआरओ, बीईओ, यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम, इनकी आप तैयारी कर रहे हो तो कंप्लीट आपको तैयारी मिलेगी। और हरियाणा, राजस्थान, छत्तीसगढ़ पीएससी की भी अगर आप तैयारी कर रहे हो तो दिए गए इन नंबर पर कांटेक्ट कर लो। यहाँ पर बहुत ही अफोर्डेबल फीस में जो है वो आपको बहुत बेहतरीन तैयारी करवाई जाएगी, और पूरे सिलेक्शन तक की तैयारी। तो ये सब आज के टॉपिक्स है, जिनको एक एक करके हम लोग डिटेल में जो है वो कवर करने वाले हैं। बट आज के टॉपिक में बढ़ने से पहले मैं आप लोग के कमेंट्स जो है वो ले लेता हूं, जो आप लोगों ने कमेंट्स दिए हैं मुझे। तो गोपाल साहू, थैंक यू यार गोपाल साहू, बट आप आंसर्स भी जो है वो देना शुरू करो। ईशा ठाकुर ने आंसर्स दिए हैं, वेरी गुड। दीपाली ने आंसर्स दिए हैं, बहुत बढ़िया। प्रीति मिश्रा ने आंसर्स दिए हैं, बहुत शानदार। दिव्य प्रकाश, आयुषी सिंह और निकिता, वेरी गुड। आकांक्षा अग्निहोत्री ने भी आंसर्स देना रेगुलरली शुरू कर दिया है। निकिता ने भी आंसर्स देना शुरू किया, वेरी गुड यार। आंसर्स देना शुरू करो। गोल्डी ने, बहुत बढ़िया। पायल ने, सोनम ने, बहुत शानदार। अंजलि, दीपांशी, वेरी गुड यार, फैंटास्टिक। और बाकी कल मैंने आपसे फ्लैग से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो पूछा था, उसका भी आपने आंसर्स बहुत बढ़िया दिए हैं, वेरी गुड यार। तो इसी प्रकार से आंसर्स जो है वो देते चलिए, अपनी प्रिपरेशन जो है वो स्ट्रॉन्ग करते चलिए, और सिलेक्शन जो है वो फटाफट हासिल करते चलिए। तो जैसे कि आपको रूल्स है वो पता है कि आपको पेन और पेपर लेकर जो है वो बैठना है, और जो भी इंपॉर्टेंट चीजें मतलब होंगी वो मैं आपको टॉपिक के दौरान जो है वो बताते चलूंगा। सिर्फ उन्हीं चीजों को जो है वो नोट डाउन करना है, और सिर्फ फोकस के साथ जो है वो लेक्चर को सुनना है। पूरा कॉन्सेंट्रेशन अब आपका लेक्चर के ऊपर जो है वो होना चाहिए। तो आइए बिना समय वेस्ट किए हम लोग अपने पहले टॉपिक से जो है वो स्टार्ट करते हैं। तमिलनाडु से रिलेटेड ये टॉपिक है, ये आपके जीएस पेपर 1 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाला है। राइट, तो बहुत ध्यान से इस टॉपिक को जो है वो सुनना। तो हम जो है वो डिस्कस करेंगे, तमिलनाडु नाडु से आई एक नई डिस्कवरी, एक नई खोज हम लोग को देखने को मिल रही है। और ये खोज दिखाती है कि आयरन यानी कि लोहे का इस्तेमाल जो है वो तमिलनाडु में 4000 बीसीई से हो रहा था। 4000 बीसीई। देखो, ये थोड़ी सी जो रिपोर्ट जो हम लोग को देखने को मिल रही है, ये आयरन की डिस्कवरी से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट खोज है। अभी तक साइंटिस्ट और रिसर्चर्स जो आयरन की डिस्कवरी से रिलेटेड जो ईयर मेंशन करते थे, वो 1000 बीसीई मेंशन करते थे, कि 1000 बीसीई में आयरन की खोज हुई। और उसके बाद से जो अर्ली वैदिक पीरियड में जो लोग थे, वो बेसिकली यहां पर शिफ्ट होना शुरू हुए ईस्ट की तरफ, गंगा प्लेन्स में। याद आ रहा है, एंशियंट इंडियन हिस्ट्री अगर आपने पढ़ी होगी तो आपको पता होना चाहिए इस चीज के बारे में। अगर नहीं पढ़ी है तो कोई बात नहीं, इन दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर लो, और वहां पर पूरी आपकी तैयारी जो है वो करवाई जाएगी। क्योंकि ये बेसिक फैक्ट्स आपको पता होना चाहिए, और अभी जो चीज आई है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो देखो यार, ये नई रिपोर्ट जो है वो एंटीक्विटी ऑफ आयरन, रीसेंट रेडियो मेट्रिक डेट्स फ्रॉम तमिलनाडु की हम लोग को देखने को मिल रही है। इसने ये सजेस्ट किया है कि तमिलनाडु में आयरन का इस्तेमाल फोर्थ मिलीनियम बीसीई यानी कि 4000 बीसीई से हो रहा है। ये डिस्कवरी रेडियोमेट्रिक डेटिंग से प्रूफ की गई है, जो पहले से माने गए आयरन एज, जो 1500 से 2000 बीसीई से लगभग 2000 साल पहले का एविडेंस दे रही है। मतलब कि जनरली क्या होता है, यहां पर तो लिखा है कि आयरन एज जो है वो इंडिया के अंदर 1500 टू 2000 बीसीई में शुरू हुआ था, बट ये वाला पॉइंट मत लिखना, क्योंकि आपकी एनसीईआरटी में और काफी सारी एडवांस बुक में, अच्छी किताबों में ये चीज मेंशन है कि आयरन एज जो है वो 1000 बीसीई से माना जाता है, कि 1000 बीसीई मतलब कि अब से आयरन एज की शुरुआत हो गई है ना। अब ये जो नई जो थ्योरी सामने आ रही है, बोल रही है कि 4000 बीसीई पे आयरन जो है वो मिल गया था तमिलनाडु में। तो वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी है, ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। चाहो तो इस रिपोर्ट का नाम लिख लो, एंटीक्यूटी ऑफ आयरन, एंटीक्यूटी ऑफ आयरन। तो इसने ये बताया है कि तमिलनाडु के अंदर आयरन का उपयोग जो है वो 4000 बीसीई से शुरू हो गया है, जो कि बेसिकली जो एक थ्योरी है जो ये बताती है हम लोग को कि 1000 बीसीई, या पुराने जो रिकॉर्ड्स हम लोग को बताते हैं कि 1000 बीसीई में
जो इंडिया के अंदर आयरन एज जो है वो शुरू हुई थी, तो उसको ये चैलेंज कर रहा है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, लिख लेना, ये एग्जामिनेशन में आएगा। तो तमिलनाडु के मेट्रोलॉजिकल इनोवेशन दुनिया के टाइमलाइन से 2000 साल आगे था, या 2 से 3000 साल आगे था, ये ध्यान में रखना। राइट, क्योंकि यहां पर 2000 साल आगे इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये 1500 टू 2000 बीसीई को मेजर कर रहे हैं, बट मैं आपके लिए 1000 बीसीई मार्क करवाऊंगा। राइट। अब आयरन एज क्या था? तो ब्रॉन्ज एज के बाद आयरन एज आया, जिसमें टूल्स, वेपन्स, राइट, ये सब चीजें बनाने के लिए आयरन का इस्तेमाल होने लगा। आयरन मेटलर्जी में आयरन ओर माइनिंग, स्मेल्टिंग, फॉर्जिंग, इन सब का प्रोसेस होना शुरू हुआ। साउथ इंडिया ने शायद नदर्न इंडिया से पहले आयरन एज एंटर किया, क्योंकि यहां कॉपर डिपॉजिट्स जो थे वो कम थे। राइट, तो ये भी एक रीजन हो सकता है, ये लिखने की आपको आवश्यकता नहीं है, आपको ऑलरेडी पता है कि आयरन एज क्या है। राइट। अब भारत में आयरन के इतिहास के बारे में थोड़ी सी हम चर्चा करें, तो हम लोग को जो एंशियंट रेफरेंसेस देखने को मिलते हैं, यानी कि प्राचीन रेफरेंसेस, ऋग्वेदिक पीरियड में आयरन का कोई रिकॉर्ड नहीं था। तो ये फैक्ट आपको पता ही है, क्योंकि 1000 बीसीई में आयरन देखने को मिला था, अभी तक का ये रिकॉर्ड आया, बट तमिलनाडु के अंदर एक जो खोज हुई है, तो उसने एक नई चीजों को डिस्कवर कर दिया है। अब बुद्धिस्ट की किताबें और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी आयरन स्मेल्टिंग का जिक्र हम लोग को देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो बुद्धिस्ट लिटरेचर और अर्थशास्त्र के अंदर आयरन स्मिथिंग स्मेल्टिंग है बेसिकली, उसका जो है वो रेफरेंस देखने को मिल जाता है। ठीक है, ये भी लिखने की जरूरत नहीं है, आपको ऑलरेडी जो है पता ही है। फिर राजा नल का टीला, नॉर्थ सेंट्रल इंडिया में, यहां 1400 से 800 बीसीई के आयरन टूल्स मिलते हैं, तो ये चाहो तो लिख लो। राइट, आयरन मतलब आयरन टूल्स कहां पर मिले हैं, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। मल्हार, ये यूपीपीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट है, चंदौली उत्तर प्रदेश में है, ये डायरेक्ट मल्हार पूछ लेंगे कहां पर है। तो यहां आपको जो है वो आयरन टूल्स जो है वो देखने को मिल जाएंगे। और तीसरा जो है वो आप लिख लो, मतलब आप लिख लो आयरन एज की जो है वो एंशियंट साइट्स कौन सी है, तो ये तीन एक नाम लिख लो आप। और एक तमिलनाडु के अंदर पीएम पल्ली, यहां ज्यादा मात्रा में आयरन टूल्स जो है वो देखने को मिले हैं। ठीक है, तो ये चीज है। अब तमिलनाडु की जो लेटेस्ट डिस्कवरी हुई है, ये सिवागलाई, यहां चारकोल और पॉटशर्ट्स मिले हैं। 2953 बीसीई से लेकर 3345 बीसीई के हैं। ये सबसे पुरानी आयरन टेक्नोलॉजी का रिकॉर्ड है। तो सिर्फ आपको तमिलनाडु के अंदर जो आर्कियोलॉजिकल साइट है उसकी बस लोकेशन ध्यान में रखो, बाकी और कुछ ध्यान में रखने की जरूरत नहीं। मोटे मोटे तौर पर हमें पता लग गया कि 4000 बीसीई के टाइम पीरियड के यहाँ पर आयरन टूल्स देखने को मिले हैं, है ना, बस यही पूछेंगे आपसे। दूसरी साइट है महिला दुमपराई, महिला दुमपराई, महिला दुमपराई। और तीसरी साइड है, सिर्फ साइड के नाम लिख लो, तीसरी साइड है किल्ला मंडी। अब देखो, महिला दुम पढ़ाई जो थी, यहां बेसिकली सैंपल्स 2172 बीसीई के हैं, जो आयरन यूसेज के नए बेंचमार्क सेट कर रहे हैं। और किल्ला मंडी, यहां पर 1692 बीसीई का एक हम लोग को बरियल जो है वो देखने को मिलता है, सैरकोफेकस बरियल, जो तमिलनाडु के सबसे पुराने बरियल्स में से हम लोग को देखने को मिलते हैं। तो वो सब चीजें आपको ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है, यानी कि एक ताबूत दफनाया हुआ था, ताबूत के अंदर हम लोग को जो है वो देखने को मिला कि आयरन का इस्तेमाल किया गया था। तो बस आपको वो सब उतना डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं, आप तो ये तीन लोकेशंस के बस नाम लिख लो, दैट्स इट। इतना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब आयरन स्मेल्टिंग फर्नेसेस के बारे में बात करें, फर्नेसेस मतलब भट्टियों को बोला जाता है ना। तो कोडुमनल, चेट्टीपलियम, पेरू गलनूर, यहां पे तीन प्रकार की भट्टियां मिली है। कोडुमनल की भट्टियां 1300 डिग्री तक हीट जनरेट कर सकती थी, जो स्पॉन्ज आयरन बनाने के लिए जरूरी होता है। फिर तमिलनाडु के मेटलर्जिस्ट 1200 डिग्री से 1400 डिग्री तक आयरन पिघलाने का काम करते थे, यानी कि इतनी कैपेसिटी रखते थे कि इतनी ज्यादा हाई टेम्परेचर में जो है आयरन स्मेल्टिंग करते थे। और ये प्रूव करता है कि तमिलनाडु एंशियंट मेटलर्जी में दुनिया में सबसे आगे था। तो ये सब भी लिखने की आपको जरूरत नहीं है, नहीं पूछेंगे। अब तमिलनाडु के मेगालिथिक कल्चर और आयरन कल्चर के बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करें, तो आयरन टूल्स और मेगालिथिक, मेगालिथिक के बारे में सभी को पता है ना, मेगालिथिक कल्चर जो है वो कौन सा कल्चर होता है? मतलब बड़े स्टोन, बिग स्टोन वाला, जो दफनाने के पर्पस के लिए यूज में लिया जाता है, किसी को दफनाया जाता है उसके ऊपर बड़ा सा स्टोन लगा दिया जाता है, वही है ना मेगालिथिक कल्चर, याद आ रहा है? तो देखो, साउथ इंडिया के मेगालिथिक कल्चर का आयरन से बहुत गहरा संबंध था। 33 प्रकार के आयरन टूल्स यहां पर मिले हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर के, डेली उपयोग के, है ना, लोग जो क्राफ्टमैन वगैरह होते हैं कुछ चीजें बनाते हैं,
राइट, जैसे कि कील वगैरह मिली है, राइट, वेपन्स वगैरह मिले हैं। तो ये सब चीजें भी आयरन की चीजें हम लोग को तमिलनाडु के अंदर देखने को लिए, अभी के लिए लिखने की जरूरत नहीं है। ब्लैक और रेड वेयर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये सिविल सर्विसेज अक्सर जो है वो पूछती है, राइट, जिसके ये पॉटरी हम लोग को हड़प्पन साइट्स में देखने को मिली है। प्री पी जी डब्ल्यू, तो पी जी डब्ल्यू जो हम लोग को देखने को मिलती है, और ये ग्रेवियर जो पॉटरी ग्रेवियर हम लोग को देखने को मिलती है, ये नॉर्थ इंडिया में है, राइट। तो ये बेसिकली आयरन एज से रिलेटेड हो जाता है ग्रेवियर, है ना। और ब्लैक एंड राइट जो है वो पॉटरी से रिलेटेड होता है, जो हड़प्पन कंटेक्स्ट में है। और फिर मेगालिथिक तो साउथ इंडिया में, मेगालिथिक के नाम से साउथ इंडिया जानी जाती है मेनली। फिर ये पेंटेड ग्रेवियर, सॉरी, पेंट पी जी डब्ल्यू, पेंटेड ग्रेवियर, तो ग्रे मतलब आयरन की जो है वो यहां पर बात हो रही है ना, कल्चर। तो ये आयरन का कल्चर है ग्रे वाला। रेड और ब्लैक या ब्लैक और रेड वाला जो कल्चर है, तो ये बेसिकली पॉटरी वाला है, घड़ों वाला है ना। तो ये चीज ध्यान में रखना। फिर नदन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर वाला कल्चर भी पॉटरी वाला ही हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है। इसमें बेसिकली ये क्या करते थे, ये घड़े को जो है वो जला देते थे, राइट, पक्का करने के लिए। जैसे ईंट को अपन भट्टी में डालकर जो है पक्की करते हैं ना, वैसे ये जितने भी मिट्टी के बर्तन वगैरह होते थे उसको पक्का करते थे। और इसलिए वो जलाने के कारण ब्लैक कलर इसमें आ जाता था, तो इसलिए इसको ब्लैक पॉलिश वियर जो है वो कहते थे, राइट। ये सेकेंड अर्बनाइजेशन से जुड़ा हुआ है। सेकेंड अर्बनाइजेशन मतलब ये लेटर वैदिक पीरियड में जब जनपद महाजनपद शुरू हो रहे थे, तो उस समय का पीरियड है ये। क्योंकि अर्ली वैदिक पीरियड तो विलेज सोसाइटी हम लोग को देखने को मिली थी, है ना। और पहला अर्बनाइजेशन पीरियड कौन सा था, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ। इंडिया का फर्स्ट अर्बनाइजेशन पीरियड विथ टाइमलाइन, यानी कि विथ डेट के साथ लिखकर बताओ कि कौन सा था। कमेंट बॉक्स पे अभी के अभी वीडियो को पॉज करो और लिखो। अब देखो यार, आयरन का प्रभाव किस प्रकार से पड़ा अर्बनाइजेशन और इकोनॉमी में, तो उसके बारे में बता देता हूं मैं आपको, लिखने की जरूरत नहीं है। देखो, अब लोगों के पास लोहा आया, तो लोहे से लोगों ने जंगल को काटा, है ना। ज्यादा खेती करने में आयरन टूल्स का रोल जो है वो बढ़ गया, है ना। हल वगैरह बनना शुरू हुए आयरन के, जिसने एग्रीकल्चर में आउटपुट ज्यादा बढ़ाया, प्रोडक्शन ज्यादा बढ़ाया, राइट, जो बड़ी पॉपुलेशन को सपोर्ट कर सकता था। 16 महाजनपद जब बने थे, वो भी आयरन टेक्नोलॉजी की वजह से ही इतने फ्लरिश हुए। तो ये बेसिकली इंपैक्ट हम लोग को पता ही है आपको कैसे किस प्रकार से देखने को मिला। फिर आयरन टूल्स की वजह से ट्रेड और क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन का डेवलपमेंट हुआ, लोगों ने और व्यापार करना शुरू किया, नई नई प्रोडक्ट्स जो है वो बनना शुरू हुए आयरन की मदद से, है ना। जो शासक थे और जो बेसिकली उस समय की जो गवर्नमेंट थी, उनका फॉर्मेशन आयरन टेक्नोलॉजी की वजह से पॉसिबल है। अब देखो, लड़ने के लिए उनके पास वेपन्स आ गए, तो उनके पास अच्छे वेपन्स, अच्छे हथियार है, तो वो जंग को अच्छी तरीके से जीत सकते हैं, है ना। तो उन्होंने एक्सपेंशन जो है वो करना शुरू किया, जंगल काटना शुरू किया, अपने क्षेत्र का विस्तार करना शुरू किया। ठीक है, तो फर्स्ट अर्बनाइजेशन इंडस वाली सिविलाइजेशन का था, ब्रॉन्ज एज पर डिपेंडेंट था। सेकंड अर्बनाइजेशन जो था वो आयरन टूल्स पर डिपेंडेंट था। बट अब साउथ इंडिया के अंदर भी हम लोग को डिस्कवरी जो देखने को मिली है, उसने ये चीज क्लियर कर दी है कि 1000 बीसीई से आप आयरन को लिंक मत करो। अब आप आयरन को साउथ इंडिया को लिंक करो 4000 बीसीई से, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन में गाइस। 99% बोलता हूं मैं, ये आएगा क्वेश्चन। देख लेना आप, किसी ना किसी स्टेट पीएससी में देखने को मिलेगा, या यूपीएससी फेंक देगी वाला क्वेश्चन, देखना जरूर मिलेगा ये क्वेश्चन। अब देखो, इसको स्टार मार्क करने वाला क्वेश्चन, क्योंकि देखो क्या होता है कि आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड वैसे ही कम टॉपिक्स होते हैं, और काफी टिपिकल होते हैं टॉपिक्स, तो वो पूछे नहीं जाते। करंट अफेयर से उठा के ये सब टॉपिक्स पूछे जाते हैं आर्ट एंड कल्चर वाले। तो पूरे दुनिया भर का आयरन एज की थ्योरीज को अब चैलेंज किया जा रहा है। पहले माना जाता था कि आयरन एज 1300 बीसीई में ये एंटोलिया में स्टार्ट हुआ, और तमिलनाडु की ये डिस्कवरी थ्योरी को चैलेंज करी है। देखो, इन्होंने 1300 बीसीई बोल दिया, बट जनरली हिस्टोरियंस 1000 बीसीई मार्क करते हैं आयरन एज का पीरियड का, ये चीज दिमाग में डाल लेना। और वैसे भी आप जब स्टैटिक बुक वगैरह पढ़ोगे, तो आपको ये चीज आ ही जाएगी, तब आप मुझे थैंक यू बोलोगे कि हाँ सर बिल्कुल सही बोला आपने। और बाकी जिन लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है उनको पता ही है ये, मुझे बताने की जरूरत नहीं है ना। तो इसके अलावा साइंटिफिक डेटिंग और नए एस्केवेशन, यानी कि नई खुदाई से और भी प्रमाण जो है वो मिल सकते हैं। इंडिया ने आयरन एज का पहला कदम दुनिया से पहले जो है वो रखा था। सोचिए आप, ये एक बड़ा अचीवमेंट भी है कि पूरी दुनिया भर में हम लोग को सबसे पहले जो है वो जानकारी थी आयरन की। तो तमिलनाडु की ये डिस्कवरी गाइस भारत के मेटलर्जिकल इतिहास को रीडिफाइन करती है। ये प्रूव करती है कि इंडिया प्राचीन युग से ही मेटलर्जी में दुनिया के, मतलब दुनिया से कितनी आगे था। तो ये काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेटिव टॉपिक है, स्टार मार्क जो है वो बना देना। प्रीलिम्स में ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, और मेंस में भी आप इसका उपयोग जो है वो कर सकते हो। इंडिया के इतिहास को जो है वो बेहतर तरीके से डिफाइन करने के लिए अगर इस प्रकार कोई टॉपिक आ जाए, या आयरन एज से रिलेटेड टॉपिक आ जाए, तो तमिलनाडु का जिक्र कर सकते हो।
कि देखो अभी करंट अफेयर्स में देखने को मिला कि रीसेंट डिस्कवरी हुई है तमिलनाडु के अंदर, है ना। एग्जैक्टली अगर आपको साइट्स का नाम याद भी नहीं आ रहा तो भी कोई बात नहीं, सिर्फ तमिलनाडु लिख दो, क्या जा रहा है। उनको सिर्फ ये चीज चाहिए कि आपको चीजों की नॉलेज है, अवेयरनेस है कि नहीं, क्योंकि सिविल सर्विसेज का जब आप नोटिफिकेशन पढ़ते हो तो उसमें क्लियरली लिखा है कि स्टूडेंट को अवेयरनेस होनी चाहिए कि उसके आसपास क्या है, बस और कुछ नहीं। और वैसे भी ये सब चीजें इंपॉर्टेंट भी होती हैं। आप भाई आप खुद सोचो, एज एन एडमिनिस्ट्रेटर कल को आप एक ऑफिसर बनोगे, इंटरनेशनली अपनी कंट्री को जो है वो आप रिप्रेजेंट करोगे, तो आपको ये सब चीजों की जानकारी होनी चाहिए, कितनी हमारी कंट्री जो है वो किन किन चीजों में कितनी आगे थी और आगे है, बढ़ रही है, राइट, उस तरीके से। अब इंडिया और इंडोनेशिया की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप से रिलेटेड ये टॉपिक है। तो इंडोनेशिया, आपके पास में जो वर्ल्ड मैप है उसमें देख लो इंडोनेशिया कहाँ पर है। और मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि जहां पर पढ़ाई करते हो, जहां पे आपका स्टडी टेबल है, उसी के पास में ही एक बड़ा सा वर्ल्ड मैप, बड़ा सा इंडिया मैप होना चाहिए, चिपका होना चाहिए, कि तुरंत जैसी कोई लोकेशन है तो आपको उस लोकेशन की तरफ देखना है, तो देखो इंडोनेशिया की तरफ। अब जिनको याद है तो उनको देखने की जरूरत नहीं, मन में इमेजिन करो इंडोनेशिया कहाँ पर है, राइट। तो अब उसका मैप आपके दिमाग में बन गया होगा। अब क्या करना है आपको, इस टॉपिक को सिर्फ सुनना है, इससे रिलेटेड नोट्स अगर जरूरत पड़ेगी तो बता दूंगा, वरना नोट्स की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशंस का टॉपिक है, लगातार बार बार न्यूज में आता रहता है, और काफी सारी अगर कोई अपडेट्स आएंगी तो मैं आपको नोट डाउन करवा लूंगा। बाकी आपके कोर्स में इंटरनेशनल रिलेशन का एक प्रॉपर पूरा सब्जेक्ट है, और उसके अंदर ये सब कंट्रीज के बीच में हमारे क्या रिलेशन है, इसके नोट्स आपके ऑलरेडी कवर करवाए ही जाएंगे। तो चलो, तो पहले तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लेते हैं, बट उससे पहले क्या बताया जा रहा है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया चीफ गेस्ट थे इंडिया के 75th रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन के दौरान, ये चाहो तो लिख सकते हो। और 75th एनिवर्सरी हम लोग को देखने को मिली इंडिया इंडिया और इंडोनेशिया के डिप्लोमेटिक रिलेशंस की, काफी सारे एरियाज पर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है वो साइन की गई है। दोनों ही कंट्रीज मिलकर अपनी ट्रेड को, रिलेशन को और बेहतर करने पर फोकस कर रहे हैं। तो देखो यार, इंडिया ने इंडोनेशिया की इंडिपेंडेंस मूवमेंट को सपोर्ट किया था, पता है आपको। 1951 में ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप साइन की गई, जो ट्रेड, कल्चर और मिलिट्री कॉपरेशन को प्रमोट करती थी। इंडोनेशिया के बीच में हमारी ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप थी 1951 की, 1951 की। एक मिनट रुको, इसके बैकग्राउंड पे पहले देख लेता हूं मैं। पहले ये देखते हैं अपन, है ना। ये हो गई ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप 1951 की, है ना। और उस समय इंडोनेशिया के पास कौन सा रूल था? डच कॉलोनियल रूल, याद रखो, याद करो, मतलब कि यहां पर इंडिया के अंदर जो ये डच लोग आए थे, तो उनको उनका इंडिया में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था, और उनको वहां पर जो है वो भेज दिया गया यहाँ की कॉलोनियल पावर्स के द्वारा कि एक काम करो, तुम इंडोनेशिया में ट्रेड करो, इंडिया हमें दे दो। तो उनका इंडिया में ज्यादा इंटरेस्ट था नहीं, तो वो डच जो थे वो इंडिया में भी आए थे कुछ समय के लिए और फिर वो चले गए, है ना। तो वो उन्होंने इंडियन इंडोनेशिया के ऊपर कब्जा कर लिया था। जब मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हो ना, तब ये वाला पॉइंट आता है। तो फिर हम लोगों ने जो है वो इंडोनेशिया की हेल्प करी, इंडोनेशिया से ये कॉलोनियल रूल को हटाने में और इंडोनेशिया को इंडिपेंडेंट करवाने में। तो जब इंडोनेशिया इंडिपेंडेंट हुई, तो उस समय हमने, उसके बाद हमने उसके साथ ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप करी 1951 में, जिसमें हमने ट्रेड, कल्चर और मिलिट्री अफेयर्स में जो है वो सहयोग किया, कि भाई हम इंडोनेशिया का ट्रेड बढ़ाएंगे, कल्चरल रिलेशनशिप को मजबूत करेंगे, और मिलिट्री कॉपरेशन यानी कि उसको जो है वो सशक्त बनाएंगे, मिलिट्री में हेल्प करेंगे उसकी। फिर 1955 का बांडंग कॉन्फ्रेंस और नॉन अलाइंग मूवमेंट 1961 का, इसमें दोनों देश ने बहुत मतलब इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले किए थे। तो ये 1955 बांडंग कॉन्फ्रेंस और नॉन अलाइंग मूवमेंट 1961 में, है ना। तो ये जो ऐसे टॉपिक है ना, ये टॉपिक आपके इंटरनेशनल रिलेशंस में डिटेल में दिए गए हैं। और अगर नहीं है आपके पास टॉपिक्स ये वाले कवर्ड, तो आप जहां पर भी तैयारी कर रहे हो, जिस भी कोचिंग में कर रहे हो, हमारे पास कर रहे हो या कहीं हमारे पास कर रहे हो, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मिल ही जाएगा ये वाला टॉपिक आपको, राइट। यानी कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के अंडर कर रहे हो तो ये मिल जाएगा। और इंटरनेशनल रिलेशंस वाले आपके फोल्डर में होगा। अगर आपको पहले से मिल गया फोल्डर तो वेल एंड गुड, नहीं तो फिर मिल जाएगा बाद में, है ना। तो ये टाइटल अभी के लिए अपने पास लिख लो, और इसको आप जिसने पढ़ लिया है वो रिवाइज कर लेना, जिसने नहीं पढ़ा एक बार सिंपली बस रिसर्च कर लेना, विकीपीडिया पे डाल देना, उसका पहला पैराग्राफ पढ़ लेना, है ना। 1955 का बांडंग कॉन्फ्रेंस। और जो मैं टास्क देता हूं वो टास्क आपको रेगुलरली करना है, मतलब करना है चाहे कुछ हो जाए। और दूसरा नॉन अलाइंग मूवमेंट, ये टॉपिक ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और मुझे
कमेंट बॉक्स पे बार्डन कॉन्फ्रेंस की 3 इंपॉर्टेंट जो डिटेल्स हैं वो मेंशन करेंगे, सिर्फ 3 पॉइंट्स, मुझे सिर्फ 3 पॉइंट्स चाहिए आपसे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, क्या हुआ था इस कॉन्फ्रेंस के अंदर, क्या बैकग्राउंड था, कौन लोग इन्वॉल्व थे, राइट, क्या ऑब्जेक्टिव था, क्या बैकग्राउंड था, कौन लोग इन्वॉल्व थे। ये 3 पॉइंट्स में ये 3 चीजें बस आप मुझे दे दो, और इससे ज्यादा मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए कमेंट बॉक्स पे ये पढ़ने के बाद, ठीक है? क्लियर? अब दूसरा हम लोग को देखने को मिला फिर 1965 में इंडो पाकिस्तान का जब युद्ध हम लोग को देखने को मिलता है, तो इंडोनेशिया खड़ी थी पाकिस्तान की तरफ, तो उससे हमारा दिल थोड़ा सा कमजोर हो गया उसको लेकर कि अरे यार सही आदमी नहीं है ये है। फिर कोल्ड वॉर के दौरान इंडिया का यूएसएसआर से क्लोज होना और इंडोनेशिया का यूएसए से क्लोज होना, इसने भी दोनों के बीच में रिलेशनशिप जो है वो दूर की है कोल्ड वॉर के समय पर और वॉर्स के समय पर। तो थोड़ा सा हमें अच्छा नहीं लगा कि यार इंडोनेशिया क्या कर रहा है, बट ठीक है कोई बात नहीं, अच्छा और बुरा कुछ नहीं होता है जंग में। और वैसे भी एक रूल होता है, देयर इज नो परमानेंट फ्रेंड एंड देयर इज नो परमानेंट एलाई एंड नो परमानेंट एनिमी। द थिंग विच मैटर द मोस्ट इज द इंटरेस्ट। और ये रूल अपने दिमाग में छाप लो अगर जिंदगी में सक्सेसफुल होना है तो, कि ना कोई परमानेंट दोस्त होगा, ना कोई परमानेंट दुश्मन होता है। अल्टीमेटली जो चीज होती है वो होती है इंटरेस्ट। आज की डेट में आप अगर अपने दोस्तों की शादी में नहीं जाओगे या उनके फैमिली में कोई फंक्शन चल रहा है उसमें नहीं जाओगे। अभी अगर फंक्शन में देखो, एक चीज को बस मैं एग्जाम्पशन लेता हूं, कोई भी है किसी की फैमिली में और अगर आपके पास टाइम है, किसी के फैमिली में कोई अगर खत्म हो गया है, डेथ हो गई है किसी की, तो जाना चाहिए, है ना? भले ही आप उसके सेलिब्रेशन में मत जाओ, बट डेथ में जाके खड़े होके वापस आ जाओ, शमशान घाट पे जाओ, खड़े हो वापस आओ, घर पे नहाओ और अपनी एक्टिविटी कंटिन्यू करो, बट जब आपके पास टाइम हो तभी। अगर टाइम नहीं है तो कोई जरूरत नहीं जाने की, कहीं कोई दूर है तो कोई जरूरत नहीं है जाने की, है ना? अभी के लिए जब तक आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो, उसके बाद तो आपके पास टाइम ही टाइम होगा। टाइम क्या होगा, टाइम होगा ही नहीं वैसे तो उसके बाद, क्योंकि आप ये प्रिपरेशन उस एग्जाम की कर रहे हो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली, तो अभी से इसलिए आपकी ये तैयारी होती है, अभी से आपको आपकी पर्सनैलिटी वैसी तैयार की जाती है। तो मैं आपको यही बता रहा था कि मेन गेम क्या है, कि देयर इज नो परमानेंट फ्रेंड्स एंड नो परमानेंट एनिमीज। द थिंग विच मैटर इज ओनली द इंटरेस्ट, याद रखना। और ये मैं आपकी खुद की रियल लाइफ में बता देता हूं कि जो घट रहा है, क्या घट रहा है आपकी रियल लाइफ में बताऊं मैं, कि आज की डेट में आपने नोटिस कर लिया होगा अभी तक कि जब तक आपकी जेब में, आपके परिवार की जेब में पैसा है, तब तक लोग आपके साथ प्यार से हैं। जब पैसा नहीं है, डाउनफॉल आया, तो सब लोग चले जाएंगे। कहां साले खानदान रिश्तेदार कोई काम नहीं आता, याद रखना। और ये आप नोटिस कर ही चुके हो। दूसरा, आज आपके फ्रेंड की आप शादी में नहीं जाओगे, या उसके फैमिली में कोई अच्छा फंक्शन हो रहा है वहां पे नहीं जाओगे, या अपने फैमिली मेंबर्स के कोई फंक्शन में नहीं जाओगे, तो वो बुरा मान जाएंगे, दैट इज फॉर श्योर, है ना? मुंह बनाएंगे कि अरे यार बड़ी तैयारी कर रहा है आए भी नहीं। बट ट्रस्ट मी, व्हेन यू गेट द सिलेक्शन, जिस दिन रिजल्ट आएगा, सिलेक्शन होगा, यही फैमिली मेंबर सबसे पहले आपके पास दौड़े आएंगे कि अरे रे रे, बच्ची ने कर दिखाया, देखो हमें तो पहले ही पता था, बच्चे ने कर दिखा। इतने घनिष्ठ हो जाएंगे, इतने प्यारे हो जाएंगे कि आपको लगेगा कि अबे साला ये क्या है भाई, गिरगिट पना, है कि नहीं? तो दिस इज द रियलिटी ऑफ लाइफ। देर इज नो परमानेंट फ्रेंड्स, नो परमानेंट एनिमीज। आज की डेट में आप जिससे मोहब्बत करके बैठे हो, प्यार करके बैठे हो, जो आपका बहुत खास दोस्त है, वो कब अपने इंटरेस्ट के लिए आपको धोखा दे जाए, यू नेवर नो। ये ट्रस्ट की दुनिया नहीं रही भाई, याद रखना, ये दुनिया इंटरेस्ट की है। आपका दोस्त आपके पास सिर्फ इंटरेस्ट के लिए रह रहा है, आप भी दूसरे के पास जो रह रहे हो इंटरेस्ट के लिए रह रहे हो बस, और कुछ नहीं है। जहां वो इंटरेस्ट की चीजें खत्म हुई, वहां चीजें खत्म। होता यही है ना, रिलेशनशिप टूटते क्यों? इंटरेस्ट खत्म हो गया, आई डोंट हैव इंटरेस्ट राइट नाउ। तो ये गेम याद रखना लाइफ में। तो हम कभी किसी से नाराज नहीं होते, इंडिया कभी किसी से नाराज नहीं होती। इंडोनेशिया ने हरकत करी, कोई बात नहीं, वेल प्लेड। जो तुम्हें ठीक लगा वो तुमने किया, जो हमें ठीक लगेगा वो हम करेंगे। बट कोई टेंशन वाली बात नहीं, मिलेंगे मुस्कुराएंगे कि वेरी गुड। ये रूल दिमाग में रखो, आपको अगर कोई धोखा दे जाए तो ये नहीं करना है कि गाली गलौज करने लगा कि अब तेरी बताऊंगा मैं, गुस्से में लाल नहीं होना है। शांत रहो, मुस्कुराओ, बोलो वेल प्लेड, अच्छा किया तुमने, वेरी गुड। सो राइट नाउ यू गॉट द लेसन, कि जिंदगी में इस आदमी को जो है वो ट्रस्ट नहीं करना है, बट हाँ तोड़ो मत, क्योंकि
प्यादों को आगे करना पड़ता है। जिस दिन गोली पड़वानी होगी उस दिन भेज देना आगे कि चल यार भाई जाओ। गेम यही होता है, अपने साथ सब लोग को रखो, अपने दुश्मनों को भी, अपने दोस्तों को भी। तो ये गेम है भाई डिप्लोमेसी का, सिविल सर्विसेज का ये गेम है। और जो ये गेम समझेगा, जो ऐसी पर्सनालिटी बनाएगा, उसका सिलेक्शन होगा। अपने इंटरेस्ट पर काम करो। कोई आ रहा है, दोस्त आ रहा है, बोल रहा है चलो यार घूमने चले यार, चल यार प्लान करते हैं, ट्रिप करते हैं, बड़ी बड़ी बातें बोल रहा है आपसे, चल तेरा खर्चा तो मैं उठा लूंगा, टेंशन क्यों ले रहा है, बाद में दे दियो। आप सोचते हो बेचारा कितना अच्छा मेरा दोस्त है, अच्छा अच्छा दोस्त नहीं है, उसको टाइम पास करना है इसलिए तुम्हें लेके जा रहा है। यू आर बिकमिंग जोकर। और वो उसका तो काम निकल रहा है। यू आर वेस्टिंग योर टाइम। तो ये इडियटगिरी मत करना, ये ब्यूरोक्रेट्स नहीं करते हैं। तो हमने देखा यार कि अच्छा नहीं किया यार इंडोनेशिया ने हमारे साथ। फिर भाई हमें तो अपनी पॉलिसी पे ध्यान देना है, लुक ईस्ट पॉलिसी 1991। हमें छोटी मोटी चीजों में, छोटे मोटे टसल्स में पड़ना नहीं है। एक्ट ईस्ट पॉलिसी। इसके बाद इंडिया ने आसियान कंट्रीज के साथ रिलेशन मजबूत किए, जिसमें इंडोनेशिया एक इंपॉर्टेंट पार्टनर बन गया। हमने बोला कि दुश्मनी नहीं करेंगे तुमसे बेटा। तुमने अगर ठीक है हमारा सपोर्ट नहीं किया, कोई बात नहीं, दुश्मनी नहीं करेंगे, बिकॉज बिकॉज वी नो द लार्जर गोल। राइट। उससे दुश्मनी करके चाइना को उसके पास थोड़ा ना करवाना है। समझ रहे हो? तो देयर आर मेनी थिंग्स, बट हाँ, सामने वाले की फितरत जान लो, फिर उसका तो उस पर ट्रस्ट नहीं करना। देयर इज वेरी डिफरेंस बिटवीन किसी को दुश्मन बनाना और किसी पे ट्रस्ट करना। अपने आप को इतना स्ट्रांग बना लो कि दोस्त भी रहे, सामने वाला जो है वो आपके पीठ पीछे भी आपसे बोले कि यार तुम्हें पता है हमारे दोस्त आईएएस है, रुको अभी फोन लगाता हूँ। तो वो आपको फोन लगा रहा है, आप फोन रिसीव नहीं कर रहे हो, तो वही उसकी बेइज्जती। फिर बोले अरे वो बिजी होंगे यार इसलिए फोन नहीं उठा रहे, बहुत काम रहता है, तो पता तो है अधिकारी के पास कितना काम रहता है। अब देखना रात में आएगा 2-1 बजे फोन, हमेशा आता है भले ही फोन ना आए। तो ये गेम होता है। फिर हाँ, बट कभी मिल लो उसको तो और भाई बढ़िया, फर्स्ट क्लास, बस दैट्स इट, हाथ फिरो आगे निकलो। जो व्यक्ति ट्रस्ट के लायक नहीं है, एक बार किसी ने आपको धोखा दिया उसके बाद दोबारा उस पर फोकस करने की जरूरत ही नहीं है। कई बार आपको लगता होगा सर यार आप तो बहुत ज्यादा ज्ञान दे देते हो, थोड़ा आगे ही बढ़ो। देखो मैं पढ़ाता बहुत कम हूं, मैं, मेरा ऑब्जेक्टिव ही नहीं होता कि ज्यादा पढ़ाने का, क्योंकि मुझे पता है यार यू गाइस आर इंटेलिजेंट। आप सिविल सर्विसेज की जर्नी में घुस गए हो तो आप ऑटोमेटिकली अपने आप में पावरफुल लोग हो। तो ये सब पढ़ने वाली चीज तो कोई भी पढ़ लेगा यार। मेन चीज है इस गेम को खेलना कैसे, वो मैं आपको सिखाता हूं। तो इंडिया इंडोनेशिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप 2018 में कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्टेटस मिला, जिसने रिलेशन को और डीप कर दिया। एक्ट ईस्ट पॉलिसी और इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी के अंडर दोनों कंट्रीज स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं। हमारे बीच में काफी सारे एग्रीमेंट्स भी हुए हैं अलग अलग तरीके के। जैसे कि मैं आपको एग्रीमेंट दिखाता हूं, यहां पर ऊपर होंगे ये एग्रीमेंट्स। हाँ, मैरीटाइम सिक्योरिटी, डिफेंस कॉपरेशन, इन सब चीजों को लेकर हमारे एग्रीमेंट्स हुए हैं। ठीक है। हेल्थ और ट्रेडिशनल मेडिसिन को लेकर एग्रीमेंट्स हुए, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर एग्रीमेंट्स हुए, कल्चरल एक्सचेंज और हेरिटेज कंजर्वेशन को लेकर एग्रीमेंट्स हुए। तो ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, अब जो चीज काम की है वो लिख लो। दोनों ही कंट्रीज अपने रिलेशन को, डिफेंस रिलेशन को और मजबूत करती हैं कुछ इनिशिएटिव के थ्रू। तो आप हेडलाइन में लिखोगे इंडिया इंडोनेशिया इनिशिएटिव, इंडिया इंडोनेशिया की पहल। एक होता है कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल्स, कॉर्पेट जिसको बोलते हैं, क्वेश्चन आ सकता है कॉर्पेट एक्सरसाइज किसके बीच में है ना? एक्सरसाइज गरुण शक्ति, एक्सरसाइज समुद्र शक्ति। तो ये जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस हैं इंडिया इंडोनेशिया के बीच में। फिर हम लोग जो है वो मैरीटाइम डायलॉग, साइबर सिक्योरिटी को लेकर बातचीत करते रहते हैं, वो बहुत बेसिक चीज है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताता हूं, ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम, ये लिख लेना। $450 मिलियन की डील चल रही है इंडिया और इंडोनेशिया की। इंडोनेशिया इंडिया से एडवांस डिफेंस टेक्नोलॉजी जो है वो लेगा। और स्ट्रेट ऑफ मलक्का जैसे सिक्योर, जैसे क्षेत्र को सिक्योर रखने के लिए दोनों कंट्रीज जो है वो काम कर रहे हैं। स्ट्रेट ऑफ मलक्का मैप में देखना कि स्ट्रेट ऑफ मलक्का जो है वो कहां पर है, काफी इंपॉर्टेंट रूट है ये। सबसे ज्यादा जितना भी ट्रेड होता है इसी मलक्का रूट से जो है वो होकर गुजरता है। तो डिस्कशन चल रही है, इंडोनेशिया प्रोक्योर करेगा ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम को $450 मिलियन में। लिख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। ब्रह्मोस मिसाइल की बात हो रही, तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि अच्छा इंडोनेशिया हमसे खरीदेगा ये।
बाकी कितना ट्रेड हो रहा है, क्या हो रहा है, उन सब चीजों की जानकारी रखना जरूरी नहीं है। 2005-6 में 4.3 बिलियन यूएस डॉलर का सिर्फ ट्रेड हुआ था, जो 2022-23 में 38.84 बिलियन यूएस डॉलर था, मतलब बढ़ गया है। इंडोनेशिया इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है आसियान में, सिंगापुर के बाद। इंडिया कोल, क्रूड, पाम ऑयल तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता ही है, याद भी होगा काफी सारे स्टूडेंट्स को, पहले जब हमने पाम ऑयल पढ़ा था कि हम इंडोनेशिया से इंपोर्ट कराते हैं। पाम ऑयल, मिनरल्स, रबर, हाइड्रोकार्बन्स, हम उनको देते हैं। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, कमर्शियल व्हीकल्स, टेलीकॉम इक्विपमेंट्स, एग्रीकल्चर कमोडिटीज, स्टील, तो ये सब चीजें हम इंडोनेशिया को देते हैं, राइट। फिर इसके अलावा लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम, ये एमओयू इस पर भी हुआ, ये लिख लेना, ये इंपॉर्टेंट है कि हम इंडोनेशिया के साथ, इंडोनेशिया की लोकल करेंसी हमारी लोकल करेंसी, उसमें हम ट्रेड करेंगे, लोकल करेंसी में ट्रेड होगा, जिससे कि डॉलर के फ्लक्चुएशन के ऊपर डिपेंडेंसी जो है वो ना रहे। दोनों ही कंट्रीज काम कर रही हैं कि अपने ट्रेड वेरियर्स को जो है वो रिजॉल्व कर सकें। और AITIG है, आसियान इंडिया ट्रेड इन गुड एग्रीमेंट को जो है वो रिव्यू की प्रोसेस जो चल रही है, उसको तेजी लाई जा सके, तो वो अभी के लिए याद रखने की जरूरत नहीं है। बायोफ्यूल्स और क्रिटिकल मिनरल्स जैसे कि निकल, बॉक्साइट, इसमें कोलैबोरेशन हम लोग कर रहे हैं। हेल्थ और ट्रेडिशनल मेडिसिन में एमओयू साइन किए गए हैं, डिजिटल हेल्थ कॉपरेशन के लिए, आयुर्वेद और इंडोनेशियन ट्रेडिशनल मेडिसिन के इंटीग्रेशन के लिए, यानी कि हमारे यहाँ के आयुर्वेद और इंडोनेशिया की जो उनकी खुद की जो देसी मेडिसिन है उनके बीच में कोलैबोरेशन हम करेंगे, ठीक है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और क्वांटम कम्युनिकेशन, इसमें कोलैबोरेशन, ठीक है। बस और क्या चीज है इसके अंदर, ये याद रख लेना, क्वेश्चन ये वाला बन सकता है। प्रम्ब प्रम्बनन मंदिर जो है वो कहां पर है, इंडोनेशिया में। इसको जो है वो इंडिया जो है वो सुधारेगी, रिस्टोरेशन का काम करेगी, उस पर भी बातचीत हुई है। G20 के काशी कल्चरल पाथवे फ्रेमवर्क के अंडर कल्चरल हेरिटेज एक्सचेंज पर हम लोग फोकस कर रहे हैं, ठीक है। आशियन पर हमारा मेनली फोकस होता है। इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन, इंडिया पैसिफिक ओशियन इनिशिएटिव, इंडिया इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया ट्राइलेटरल कॉपरेशन, आशियन आउटलुक ऑन इंडो पैसिफिक, अभी के लिए लिखने की जरूरत नहीं है। इंडिया और इंडोनेशिया जो है वो यूएनसीएलओएस, यूएनसीएलओएस मतलब यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी, ये कन्वेंशन आप पढ़ोगे, इंटरनेशनल कन्वेंशन में एनवायरमेंट के अंदर आता है बेसिकली है। इंटरनेशनल कन्वेंशन ये बेसिकली बताता है कि एक कंट्री जो है उसका जो कोस्ट लाइन है, यानी कि तट है, समुद्री तट है, उससे 200 नॉटिकल माइल्स तक का जो क्षेत्र हम लोग को देखने को मिलता है, वो उसका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का क्षेत्र है। उसके बियॉन्ड जो है वो मतलब ओपन सी का क्षेत्र आता है, मतलब कि वहां पर सभी लोग जो है वहां पर सभी लोग का अधिकार होगा और किसी का भी अधिकार नहीं होगा। ये दो कंसेप्ट वहां पर जो है वो चलते हैं कि सबका भी अधिकार है, किसी का भी, यानी किसी को रोको मत वहां पर ट्रैवल जो है वो करने से, बट उसके एक्सप्लोरेशन, अगर वहां पर अगर कोई चीज एक्सप्लोर कर रहा है, निकाल रहा है, तो दूसरी कंट्रीज जो है वो रिस्ट्रिक्शन जो है वो लगा सकती हैं प्लेटफॉर्म पर, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर। तो ये है, ये आप आगे चल के पढ़ोगी अपने उसमें GS की क्लासेस वगैरह में, ठीक है। अब इंडोनेशिया की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस जो है वो सुन लो। तो स्ट्रेट ऑफ मलक्का, सुंडा, लंबोक स्ट्रेट, इनका कंट्रोल इंडोनेशिया के पास है, तो ये फैक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। स्ट्रेट ऑफ मलक्का, सुंडा और लंबोक स्ट्रेट, इनका इन पूरे एरियाज पर कंट्रोल जो है वो इंडोनेशिया रखता है, जो पूरे दुनिया भर के ट्रेड रूट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैंने आपको बताया था। चाइना के एक्सपेंशनिज्म को बैलेंस करने में इंडोनेशिया एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनर हो सकता है, क्योंकि चाइना आज की डेट में इस क्षेत्र में एक्सपेंशन कर रहा है। पता है आपको, चाइना ने साउथ चाइना सी में आर्टिफिशियल आइलैंड्स बनाना शुरू कर दिए हैं, और वो उसकी स्ट्रेटेजी आज की नहीं, उसकी स्ट्रेटेजी है 200 सालों के बाद की, कि आफ्टर 200 ईयर्स और 100 ईयर्स वो क्लेम कर सके कि देखो हमारे तो आइलैंड्स हैं यहाँ पर। तो ये पूरा साउथ चाइना सी हमारा ही हुआ, जो आज की डेट में क्लेम कर रहा है, बट उसको मिल नहीं पा रहा है ना, उसको अपोज किया जा रहा है। तो वो अपनी प्लानिंग कर रहा है कि अब मैं 200 सालों बाद ये आइलैंड को दिखाऊंगा कि देखो हमारे आइलैंड्स हैं, और वहां पर लोगों को बसा देगा ये अपने। बहुत हरकती है चाइना, बहुत दिमाग वाला है ये, आने वाले समय में यूएसए को खत्म करने वाला है ये बुरी तरह से। इसके बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव अक्सर मैं आपको बोलता हूँ, और देखना आप आने वाले समय में ये सुपर पावर बनेगा। इन्फ्लुएंस तो करना इसने शुरू कर ही दिया है, आधी से ज्यादा कंट्री को कर्जे में रखकर खा गया है ये। फिर इंडोनेशिया बहुत सारी चीजों में बहुत इंपॉर्टेंट है, पाम ऑयल, कोल, टिन, निकल, कॉपर, रबर, इंडिया की इंडस्ट्रियल और एनर्जी सेक्टर के लिए इंपॉर्टेंट है। जो ब्रह्मोस मिसाइल की डील हुई है, काउंटर टेररिज्म साइबर सिक्योरिटी में ये काम कर रहे हैं।
राइट? तो ऐसी चीज है। इंडोनेशिया में दुनिया की लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन होने के बावजूद एक सेक्युलर डेमोक्रेसी, ये फैक्ट चाहो तो लिख सकते हो, वैसे तो ये फैक्ट आपको पता होना ही चाहिए कि लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन एक कंट्री के अंदर कहाँ, कौन सी कंट्री में है, तो ये इंडोनेशिया में। अब कंट्री वाइज भी होती है उसकी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग लार्जेस्ट, नंबर्स की बात नहीं है यहाँ पर। हिंदू बुद्धिस्ट कल्चरल हेरिटेज दोनों देशों को कनेक्ट करता है। इंडोनेशिया आसियान और इंडो पैसिफिक अफेयर्स में एक लीडर भी हम लोग को देखने को मिलता है। ठीक है। तो गाइस, इंडिया और इंडोनेशिया के रिलेशंस एक नए फेज में एंटर कर चुके हैं। डिफेंस, ट्रेड, एनर्जी, हेल्थ, टेक्नोलॉजी, इनमें जो एग्रीमेंट्स हुए हैं ये इंडो पैसिफिक में इंडिया की लीडरशिप रोल को और मजबूत करेंगे। तो इंडोनेशिया सिर्फ एक आसियान पार्टनर नहीं है, बल्कि इंडिया के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्टनर है, राइट, स्ट्रैटेजिक पार्टनर है। तो जितनी चीजें मैंने आपको नोट डाउन करवाई है, सिर्फ उतनी चीज आपको लिखना है, उससे ज्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब आओ नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। सबको सभी चीज क्लियरली समझ में आ रही है ना? बता दिया करो मुझे कमेंट बॉक्स पे। अब देखो, ये इंडिया के टैक्स सिस्टम की बात की जा रही है। अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ध्यान से सुनना है इस टॉपिक को, है ना? ये हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए एक बड़ा चैलेंज है वो बना हुआ है, खासकर जीएसटी और दूसरे टैक्सेशन पॉलिसीज जो बिजनेसेस और इन्वेस्टमेंट्स को अफेक्ट कर रही हैं। आजकल आप देख रहे होंगे काफी सारी मीम्स चल रही हैं, काफी सारे क्रिटिसिज्म चल रहे हैं, ये सरकार कितना टैक्स चार्ज करेगी, बाप रे कितना टैक्स चार्ज करेगी, है ना, चल रहा है ना ऐसा। तो इसलिए आपको इस टॉपिक को समझना बहुत जरूरी है। तो पहले तो हमारे टैक्स सिस्टम के एक ओवरव्यू को जो है वो हम लोग समझ लेते हैं। देखो, लिखा है कि करंट टैक्स फ्रेमवर्क जो है वो स्पेशली जीएसटी के अंदर, उसमें इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो काफी स्लो हो रही है, राइट। 55th जीएसटी काउंसिल का डिसीजन है कि एक रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स अमेंडमेंट जो है वो लेकर आओ। ठीक है। और चिंतन है वो व्यक्त की जा रही है कि भाई रूल ऑफ लॉ क्या है टैक्सेशन के अंदर, कुछ तो बताओ। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि पता लगे अब ये 55th जीएसटी काउंसिल बोल रही है कि पुराने बिजनेस जो आपने किया उसमें जो इनकम अर्न करी है पहले, उसका टैक्स अभी दो। सुप्रीम कोर्ट ने तो हालांकि मना कर दिया कि भाई ऐसी चीजें नहीं करनी है, बट फिर भी डिसीजन दिया जा रहा है, इस प्रकार के डिसीजन लिए जा रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है, राइट, या जो बिजनेस है जिसके कारण कंट्री ग्रो और डेवलप कर सकती है, आप उसको अंडरमाइन कर रहे हो, उसको आप जो है वो इंडिया से भगाने की कोशिश करो। जैसे कि भाई बहुत सिंपल चीज है, अगर मैं क्रिटिसिज्म पे आऊं, बट देखो एक चीज मैं आपको क्लियर करूं, अभी आपको समझना है मेंस में क्या चीज लिखनी है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, है ना। बट पहले भी आप अंडरस्टैंडिंग अपनी क्रिएट करो। भाई अगर मैं क्रिटिसाइज करूं, आलोचना करूं इस चीज की, तो मेरे दिमाग में तो सबसे पहली चीज यही आती है कि भाई आपने हमारी कंट्री के अंदर से जितने भी बेस्ट ब्रेन्स थे, बेस्ट माइंड थे, उनको आपने भगा दिया। क्यों? यहां पर उनके लिए अपॉर्चुनिटी नहीं है। आज की डेट में आप देखिए, यूएसए में, लंदन में, बड़ी बड़ी किसी भी जगह पे जो है आप चले जाओ, आज की डेट में टॉप मोस्ट कंपनीज में जो है आपको इंडियंस देखने को मिल रहा है। क्यों? इंडिया के अंदर क्यों नहीं है? जो इंडियन इंडिया के अंदर रहकर इंडिया की ग्रोथ और डेवलपमेंट में काम कर सकते थे, वो आज की डेट में बाहर काम कर रहे हैं। क्यों बाहर मेहनत कर रहे हैं? क्यों? यहां पर आप उनको अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहे हो। यहां पर जो उनका, उनकी जो वैल्यू होनी चाहिए वो उनको नहीं मिल रही। और ये बात तो क्लियर है भाई, इंडिया का जो सिनेरियो बहुत खराब है, एक्सप्लॉइटेशन वाला सिनेरियो है। कंपनी जो है वो अपने एम्प्लॉयज को जो है वो इस तरीके से ट्रीट करती है कि नोच ले, है ना। तो वो चीज गलत है, और उससे रिलेटेड कोई स्ट्रिक्ट लॉ नहीं है। भाई बाहर जो है वेजेस से रिलेटेड लॉ है, लोगों को पता है कि इतने घंटे अगर वो काम करेंगे तो उनको इतना पैसा मिलेगा, कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग पूरी चीजें चलती हैं। यहाँ पर कुछ नहीं है ऐसा। यहाँ पर तो गधा मजदूरी टाइप की चीजें होती है, भले आप कितनी भी इंपॉर्टेंट पोस्ट में क्यों ना हो। मैं प्राइवेट सेक्टर की बात कर रहा हूँ, गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर भी है सिनेरियो, बट एटलीस्ट गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर कुछ सिक्योरिटीज है वो मिल जाती हैं, है ना, जिस जिस एग्जाम की आप तैयारी करो। बट सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर से काम नहीं बनेगा ना यार, कंट्री ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए प्राइवेट सेक्टर की ग्रोथ और डेवलपमेंट जरूरी है। बट यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज नहीं है, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, इवन इवन अगर आप देखोगे ये कि आज की रेट पे अगर आप बिजनेसेस से ज्यादा टैक्स वसूल कर रहे हो, उनके ऊपर एक्सप्लॉइटेटिव पॉलिसीज अगर बनाओगे, तो वो बिजनेस बोलेगा कि यार इससे अच्छा तो है कि मैं दूसरी कंट्री में जाकर अपना बिजनेस स्टैब्लिश कर लूं। और होगा ही, और हो यही रहा है। काफी सारी कंपनीज जो है, इंडियन कंपनीज, वो दूसरी कंट्री में जाकर अपना बिजनेस स्टैब्लिश करके इंडिया से बिजनेस ले रही हैं। और बेनिफिट किसको मिल रहा है? दूसरी कंट्री को। तो इस चीजों पर ध्यान देना अति आवश्यक है आज की डेट में। तो पहले तो आप ये समझो, अभी लिखने की जरूरत नहीं है ये वाली चीज, आपको लिखवा दिया जाएगा इकोनॉमिक्स के हमारे लेक्चर में। डायरेक्ट टैक्सेस कौन से? इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स, यानी कि जो आप डायरेक्ट सरकार को दे रहे हो। इनडायरेक्ट टैक्स में जीएसटी हुआ, कस्टम ड्यूटीज हुआ, एक्साइज ड्यूटी हुआ, ये बहुत बेसिक फैक्ट है, आपको पता है। इसके अलावा सेज लगता है, सरचार्ज सरचार्ज लगता है, वैट लगता है ना।
अब इसकी जीएसटी और इसकी कॉम्प्लेक्सिटीज मैं आपको बताऊंगा। प्रॉब्लम क्या है, कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। तो 2016 में जीएसटी इंट्रोड्यूस किया गया था, लिखने की जरूरत नहीं है, ये एक यूनिफाइड टैक्स सिस्टम था। काफी अच्छा भी था कि चलो पूरी कंट्री के लिए एक जैसा टैक्स सिस्टम बना दिया इनने। लेकिन इसके मल्टीपल रेट स्ट्रक्चर, 5%, अच्छा इसमें 0% भी है। पता है आपको जीएसटी, हाँ ये अच्छा लिखा है, इसमें लिखा हुआ, सॉरी। 0%, 5%, 12%, 18%, 28%, ये स्लैब्स है। कोई पूछ ले जीएसटी के स्लैब बताओ, तो ये स्लैब थोड़े से ध्यान में रखना। ये अभी लिखो मत, ये आपके इकोनॉमिक्स वाले टॉपिक उसमें सब्जेक्ट में लिखवा दिया जाएगा। तो सेंट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी, इनका ड्यूअल स्ट्रक्चर जो है वो कंप्लाइंस बर्डन बढ़ाता है कंपनी को, जो है वो बार बार। इवन मैं अपना खुद का बताऊं, मैंने अपना जब जीएसटी ओपन किया था तो हर महीने दिमाग खराब हो जाता था। मतलब हर महीने आपको जीएसटी जो है वो फाइल करना है, पूरी रिपोर्ट जो है वो मैनेज करनी है। और कोई ऑटोमेशन तो है ही नहीं कायदे में। तो जब आप जीएसटी सर्टिफिकेट लिया जाए तो उसी समय सरकार को एक वो देना चाहिए कि भाई आप, आपका बैंक अकाउंट तो लिंक है ही, पूरी चीज ऑनलाइन हो रही है, चलो ठीक है ऑफलाइन भी हो रही है। सरकार जो है वो एक इंटरनेट वाला इंटरनेट पोर्टल बना दे कि जिसमें लोग जो है वो अपना जितना भी बिजनेस हो रहा है वो पूरी अपनी एक्सेल शीट मेंटेन करे, बैलेंस शीट मेंटेन करे, जिसको मैं बोलता हूँ। भाई ये कितना अच्छा सोल्यूशन है। और ये वाला सोल्यूशन अगर आप मेंस पे लिखोगे तो आपको मजा आएगा। और जो मैंने भी आपको सोल्यूशन दिया, वो सोल्यूशन कहीं और नहीं है, कहीं नहीं मिलेगा आपको। ना किसी किताब में मिलेगा, ना किसी आर्टिकल में मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। दिस इज द पर्सनल सोल्यूशन कि जो मैं प्रोवाइड करा रहा हूं। अब वो आप लिख लो, या आप अपने मेंस में मेंशन करना, तो दैट विल गोइंग टू मेक बेनिफिशियल फॉर यू। क्योंकि इन लोग को चाहिए आपके आंसर में कोई इनोवेटिव चीज। आम जनता कंप्लेन करती है, आप ब्यूरोक्रेट्स हो आने वाले समय के, आप सोल्यूशन निकालोगे, प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे, एंड दिस कैन बी द सोल्यूशन। क्योंकि मैंने रियल टाइम में ये प्रॉब्लम फेस करी। तो अब मेरी ये प्रॉब्लम है, तो उसका सोल्यूशन क्या निकालोगे आप, कि भाई सरकार जो है, सामने वाले बिजनेस जो है उसको हर महीने जीएसटी फाइल करना है, कितना रिकॉर्ड मेंटेन करना है। इससे बेटर ये है कि भाई वो उसकी दुकान में कितनी खरीदारी हो रही है, कितनी बिक्री हो रही है, उसकी तो वो बैलेंस शीट बना ही रहा है। तो क्यों ना ये डायरेक्ट बैलेंस शीट जो है वो डेली उसकी जो आउटपुट जो है वो डायरेक्ट वहां पर वो मेंशन करे, उस बैलेंस शीट को एक्टिवेट करके। तो उस दुकानदार का भी रिकॉर्ड बन रहा है, सरकार के पास भी प्रॉपर रिकॉर्ड जा रहा है, बिलिंग सिस्टम जो है वो टोटल रियल टाइम बेसिस पे अपडेट हो रहा है। ट्रांसपेरेंसी है भाई, इससे अच्छी बात और क्या होगी, सोचो आप। तो जीएसटी कलेक्शन में भी इजी होगा, और डायरेक्ट वहां पर ऑप्शन दो। क्योंकि आज की डेट में भाई आप सीए वगैरह से कांटेक्ट करते हो, बहुत बहुत यार, वो सीए भी खुद जो है वो आपको बोलते हैं कि भाई ये अलग से बना कर दो, पूरे चार्ट जो है बना कर दो। डायरेक्ट एक ठीक है, सीए भी जरूरी है, ऑडिटिंग के लिए जरूरी है। तो आप पूरी शीट बना दो, उस पर अपने सीए को अटैच कर दो, सीए जो है वो उसको देख ले, ऑडिटिंग कर दे, अप्रूवल दे दे, बस बात खत्म। तो एक थर्ड पार्टी अप्रूवल भी हो गया, गवर्नमेंट के पास भी चीजें चली गई, आपका जीएसटी भी जो है वो पे हो गया। तो मेक इट डिजिटलाइज, दैट इज द सोल्यूशन, है ना। जीएसटी और सेंट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी का जो ड्यूअल स्ट्रक्चर, उसमें बड़ी प्रॉब्लम आती है, तो उसको भी सिंप्लीफाई कर दो डिजिटलाइजेशन के थ्रू। तो अभी जो रिसेंट 55th जीएसटी काउंसिल का डिसीजन आया है, उसमें सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को नलीफाई करके टैक्स लॉ की क्रेडिबिलिटी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब ये पूरी चीज है क्या, तो आप आओ इसको समझते हैं। रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन, पहला पॉइंट। रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स अमेंडमेंट्स इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस को हर्ट करती है। वोडाफोन टैक्स डिस्प्यूट जैसे केसेस भारत को बिलियंस का लॉस करवा के गए। ये प्रैक्टिस लीगल अनसर्टेनिटी क्रिएट करती है और इन्वेस्टमेंट कम करती है। अब एक इन्वेस्टर है, वो किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाह रहा है, बट उसने देखा कि अरे यार इंडिया के अंदर तो मतलब इस प्रकार के सिनेरियो जो है वो चल रहा है, टैक्सेशन का बर्डन बहुत ज्यादा है। कल को पता लगे एक नया कानून सरकार जो है वो बना दे और ये बोले कि पिछले 5 साल, 5 सालों में आपने जो भी बिजनेस किया उसका टैक्स अभी आपको पे करना पड़ेगा। राइट, तो इट कैन बी डिफिकल्ट ना, इट कैन बिकम वेरी डिफिकल्ट। राइट, अगर आप टैक्सेशन इस प्रकार से पे करोगे तो दैट दैट कैन बी अ वेरी डिस्टर्बिंग सिनेरियो इन दिस केस। राइट, तो ये चीजें हम लोग को जो है वो देखने को मिल रही हैं। फिर सरकार रेवेन्यू मैक्सिमाइज करने के लिए बिजनेस फ्रेंडली पॉलिसी को इग्नोर जो है वो कर रही है, क्योंकि सरकार को तो सिर्फ टैक्स चाहिए। राइट, टैक्स से जो है मतलब है किस, अब और बिजनेसमैन को प्रॉफिट से मतलब होता है, तो जब बिजनेसमैन का प्रॉफिट कटेगा तो बिजनेसमैन को हर्ट होगा। राइट, फिर वो सोचेगा कि मैं कहीं और बिजनेस स्टैब्लिश करूं। तो बहुत मतलब टैक्सेशन पॉलिसी को बहुत सोच समझ के बनाने की आवश्यकता है आज की डेट में।
इनडायरेक्ट टैक्स क्रेडिट डिनाइल से कॉस्ट बढ़ती है जो बिजनेस और कंज्यूमर दोनों को अफेक्ट करती है। हाउसिंग और रियल एस्टेट सेक्टर पर इसका नेगेटिव असर पड़ता है, राइट। फ्रीक्वेंट टैक्स पॉलिसी जो चेंज होती है उससे बिजनेस ग्रोथ जो है वो सप्रेस होती है। मल्टीपल टैक्स रेट्स और फ्रीक्वेंट अमेंडमेंट से कंप्लाइंस बर्डन बढ़ता है। एग्जांपल ले लो, पॉपकॉर्न अगर अनपैक्ड है तो अलग टैक्स, पैक्ड है तो अलग टैक्स। अभी सुना है ना आपने, अभी रिसेंटली आया ये, पैक्ड पॉपकॉर्न पर अलग टैक्स है, अनपैक्ड पॉपकॉर्न पर अलग टैक्स है। सोचो आप, तो लोगों का दिमाग नहीं खराब होगा कि भाई, और इस चीज को आप मैनेज कैसे करोगे? इसमें तो चोरी होगी ना सबसे ज्यादा, इसमें लीकेज सबसे ज्यादा होगा। फिर लार्ज कॉर्पोरेशन, बड़ी बड़ी कंपनीज टैक्स इवेजन कर रही है, चोरी कर रही है, मजबूरी है उनकी, मजबूरी क्या, उनको समझ में नहीं आ रहा काफी सारी कंपनीज को। और इसकी भरपाई कॉमन सिटीजन पर इनडायरेक्ट टैक्सेस बढ़ाकर की जा रही है। आप सोचो, एजुकेशन पर 18%। सोच रहे हो आप, एक कंपनी एक कोर्स लॉन्च कर रही है, एजुकेशन कंपनी, और उस पर सीधे सीधे 18% जो है वो सरकार ले जा रही है। अब एजुकेशन तो यार वो वाला सेक्टर होता है, प्रायोरिटी सेक्टर, उस पर आप इतना टैक्स क्यों रख रहे हो यार? बल्कि टैक्स फ्री करना चाहिए एग्रीकल्चर को, एजुकेशन को, इन सब चीजों को, जो प्रायोरिटी सेक्टर है एटलीस्ट, है। क्योंकि इससे तो बिजनेसमैन को तो फायदा नहीं हो रहा, ना स्टूडेंट को हो रहा है। भाई बोला पैसा जो है वो सरकार के पास जा रहा है। ठीक है, सरकार उसमें जो है हेल्प करेगी, बहुत सारी चीजों पर काम करेगी, बट बर्डन तो अल्टीमेटली स्टूडेंट और उनके पेरेंट्स पे पड़ रहा है ना। और कंपनी को भी ऐसा कोई फायदा नहीं हो रहा। कई बार कंपनी जो है वो जीएसटी ले लेती है, बोलती है नहीं नहीं 18% जीएसटी लगेगा, और वो खुद जीएसटी रजिस्टर्ड कंपनी नहीं है। बच के रहना बॉस। जो लोग आपसे जीएसटी चार्ज कर रहे हैं ना अपने कोर्स के ऊपर, तो उनसे जीएसटी टिन नंबर मंगवा लेना, और बोलना कि मुझे बिल दे दो जीएसटी वाला, मुझे जो है वो उसको वो करवाना है, मतलब अटैच करना है। ये चीज ध्यान में रखना। ये क्या एग्जैक्टली टैक्सेशन में जो है वो हेल्प करती है काफी ज्यादा। काफी सारे लोग जो है वो 18% सरकार के नाम से बोलकर बेवकूफ भी बना रहे हैं मार्केट में, तो उन लोगों से भी बच के रहने की जरूरत है। और इन लोगों की दुकान पे ताला बढ़वाने की फिर जरूरत है कि साले तुम सरकार का बोल के जो है वो खुद अपनी जेब में 18% एक्स्ट्रा मार्क कर रही है, बोल के अरे यार वो तो सरकार के पास जाएगा, हमारे पास थोड़ा जाएगा। समझ रहे हो? फिर इसके अलावा हाई टैक्सेशन से, अब देखो अगर हमने टैक्स बढ़ा दिए तो क्या होगा, डोमेस्टिक प्रोडक्शन की कॉस्ट बढ़ती जाएगी, जो मैं भी आपको बता ही रहा था। और इस वजह से इंपोर्ट्स बढ़ेंगे। बाहर से कोई सामान सस्ता आएगा तो लोग उसको खरीदेंगे, इंडिया के सामान को कोई नहीं खरीदेगा। क्यों? क्योंकि टैक्स पे करना है इसमें ज्यादा। चाइना से इंपोर्ट 2018-19 में 70 बिलियन यूएस डॉलर, मतलब चाइना का इंपोर्ट था, जो 2023-24 में 100 बिलियन यूएस डॉलर पहुंच गया। सोचो आप, लोग इंडियन प्रोडक्ट्स नहीं खरीद रहे, चाइनीज प्रोडक्ट खरीद रहे हैं। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर लोकल प्रोडक्शन को डिस्करेज करती है। जब इंपोर्ट बढ़ते हैं और मैन्युफैक्चरिंग वीक होती है तो रुपी डेप्रिशिएट होता है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। हमारा इन्वेस्टमेंट नहीं हो पा रहा है, रुपी डेप्रिशिएट हो रही है, इकोनॉमी स्लो डाउन हो रही है ना। तो ये सब इश्यूज हम लोग को देखने को मिलते हैं अगर प्रॉपर टैक्सेशन पॉलिसीज ना हो। तो क्या करें हम? जीएसटी को सिंप्लीफाई करो, राइट, स्टेबल रखो, टैक्सेशन को प्रिडिक्टेबल रखो, राइट। मतलब फ्रीक्वेंट अमेंडमेंट्स मत करो, क्योंकि बिजनेस अमेंडमेंट बार बार करोगे तो इन्वेस्टर फिर इन्वेस्ट नहीं करेगा, उसको लगेगा कि साला आज इन्वेस्ट करो, मतलब लगे 2 साल बाद ये चेंज कर दे तो मेरा बिजनेस ही डूब जाए, है ना, ये सब चीजें। तो ये बड़ा एक मुद्दा हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है, तो राइट, तो इस पर काम करने की आवश्यकता। तो सिर्फ ये टॉपिक आपको सुनना था, ये सुनने वाला टॉपिक था, इसमें और कुछ खास जो है वो था नहीं। नेक्स्ट टॉपिक भी यही है, देखो आपको दिखाई दे रहा है रेड होल माइनिंग, नाम से समझ में आ रहा है, एक छोटा सा गड्ढा, और ये आप ज्योग्राफी में पढ़ोगी, गड्ढा खोदा, उसके मतलब छोटा सा गड्ढा है ये, जिसमें एक व्यक्ति जो है वो जा सकता है, और ज्यादा से ज्यादा 2 व्यक्ति पतले पतले घुस सकते हैं। इसको बोलते हैं रेड होल माइनिंग। वैसे तो एक ही सिंगल पर्सन के लिए होता ही है। क्या क्वेश्चन मेरा है इस टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले, कि इंडिया के अंदर क्या रेड होल माइनिंग अलाउड है? कमेंट बॉक्स पे इसका आंसर लिखकर बताएं। तो हम इसी चीज पर बात करेंगे, रेड होल माइनिंग पर और बायो माइनिंग पर, जो इंडिया में चल रही हैं। ये दोनों चीजें हमारे एनवायरमेंट, इकोनॉमी और सोशल इश्यूज से डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो रेड होल माइनिंग ट्रेजेडी के बारे में सबसे पहले जो है हम लोग चर्चा कर लेते हैं। एक घटना घटी आसाम के दीमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें 9 माइनर्स एक इलीगल कोल माइनिंग में फंस गए। यह घटना इस बात को हाईलाइट करती है कि हमारी माइनिंग प्रैक्टिसेस कितनी रिस्की हो सकती हैं जब तक उनको रेगुलेट ना किया जाए। और बायो माइनिंग केरल के अंदर दूसरी तरफ देखने को मिल रहा है, केरल में बायो माइनिंग का उपयोग हो रहा है, जहां
कुटुपथ ट्रेंचिंग ग्राउंड में सस्टेनेबल वेस्ट मैनेजमेंट के लिए बायो माइनिंग चल रही है। ये एक इको फ्रेंडली और इनोवेटिव सोल्यूशन है, एनवायरमेंटल इश्यूज को सॉल्व करने में मदद करता है। तो दो टॉपिक्स इसमें हम समझेंगे, रेड होल माइनिंग और बायो माइनिंग। ठीक है, इस चीज को जो है वो समझना जरूरी है। केरल के अंदर केरल डैश बायो माइनिंग लिख दो और रेड होल माइनिंग ट्रेजेडी लिख दो, आसाम की इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर। कभी कभी ये लोग पूछ सकते हैं स्टेट पीएससी वाले, तो थोड़ा सा फैक्चुअल इंफॉर्मेशन ध्यान में रखना। तो रेड होल माइनिंग गाइज एक प्रिमिटिव पुराने समय से चली आ रही एक डेंजरस मेथड है कोयले को निकालने का। ये मेथड मेनली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जैसे मेघालय आसाम में यूज होता है। इसमें ये लोग करते जो है वो क्या है, इसमें देखो क्या होता है कि एक छोटा सा टनल, एक छोटी सी गुफा जो है वो बनाई जाती है, जो सिर्फ 3 से 4 फीट गहरी होती है और 2 से 3 फीट चौड़ी होती है। ये बेसिकली जो टनल होती है, ये लेबर इंटेंसिव होती है, यानी कि लेबर्स के द्वारा बनाई जाती है। और कई बार बच्चे भी इन टनल्स में काम करते हैं। ये बहुत खतरनाक टेक्निक है, छोटी सी टनल बनाते हैं जिससे कि खर्चा इनका बचे और बच्चे इसमें जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। इसमें दो प्रकार के मेथड्स होते हैं। एक साइड कटिंग प्रोसीजर होता है, ये हॉरिजॉन्टल टनल बनाकर कोयला जो है वो निकाला जाता है, नहीं कि साइड से, यानी कि पहाड़ के साइड से, किनारे से जो है वो उसको खोदना शुरू किया और अंदर घुसे। और एक बॉक्स कटिंग मेथड होता है जिसमें पहले एक रेक्टेंगुलर पिट, यानी कि एक रेक्टेंगुलर शेप का गड्ढा बनाया जाता है और फिर नीचे की तरफ उस गड्ढे को जो है वो ले जाया जाता है, यानी कि खुद खोदा जाता है नीचे की तरफ, कंटिन्यूअसली खुदाई होती है। और फिर नीचे जाकर फिर साइड में भी खुदाई करना ये लोग शुरू करते हैं। और बिल्कुल वो बॉक्स वाली खुदाई होती है सिर्फ। तो सोचो इतनी छोटा सा एरिया जिसमें एक व्यक्ति घुस पा रहा है, तो वो कितना रिस्की कितना डेंजरस हो सकता है, सोचो। आप सोचकर ही बड़ा अजीब लग रहा होगा। और ये चल रहा है हमारे देश में, क्यों? क्योंकि प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं है। है, हमारे यहाँ गांजा इतना फ्रीली बिकता है कि आम जनता, कॉलेज के स्टूडेंट्स को पता है कि कहां पर पेडलर मिलेंगे, स्कोर कहां से करना है, सबको पता है, कॉलेज में लोगों को पता है। बट पुलिस काम नहीं कर रही है। ऐसा नहीं कि काम नहीं कर रही है, पुलिस अपनी जेब भर रही है। दिस इज करप्शन। एंड बिकॉज ऑफ दिस करप्शन लोगों की जान जाती है और बड़ी घटना घटती है। यू नो द एग्जाम्पल, बिगेस्ट एग्जाम्पल इन भोपाल, 1984 एमआईसी गैस रिलीज हुई। भोपाल गैस डिजास्टर पता है ना सभी लोगों को, भोपाल गैस ट्रेजेडी, गैस कांड। तो ये भी हुआ था, उसके पीछे भी करप्शन था। पता था कि वहां पर मेंटेनेंस प्रॉपर जो है वो नहीं चल रहा, फिर भी डिले किया जा रहा था। दैट इज द इशू। इस पर काम करना जरूरी है, इसमें एडमिनिस्ट्रेशन की सबसे बड़ी गलती है। तो रेड होल माइनिंग क्यों हो रही है? तो पहली चीज तो यार, लोकल कम्युनिटीज के पास कोई और ऑप्शन है नहीं। राइट, एक माइनर आता है, एम्प्लॉयर आता है, बोलता है तुम्हें काम मिलेगा, इस गड्ढे में घुसकर ये चीजें लेकर आनी है। तो लोगों का पैसा ही नहीं है कमाने के लिए, लोग बोलते हैं, चलो घुस जाएंगे भाई। लोग अपनी जान गंवाने के लिए रेडी है, कमाने के लिए। सोचो आप, ये तो दुनिया आ गई है, इतनी बुरी स्थिति हो गई है लोगों की। है, भाई ऐसा नहीं करना। और दूसरी चीज, जो लोग ये करवा रहे हैं, मैं तो उनका सोचता हूं यार, कि मतलब एक इंसान किसी की मौत पे कैसे कमा सकता है, मौत का रिस्क पे कैसे कमा सकता है भाई? सोचो यार आप। उसको पता है कि ये दिस इज द रिस्की प्रैक्टिस, दिस इज बैंड इन इंडिया, देन टू वो करवा रहा है, क्यों? कमाना है। वो खुद नहीं उतर रहा। जस्ट लाइक दैट कि जो ड्रग्स मार्केट में बेच रहा है, बेचने वाला व्यक्ति खुद नहीं कंज्यूम कर रहा है, बट वो कंज्यूम करा रहा है क्योंकि पता है उसको कि इससे कमाई होगी, इससे पैसा मिलेगा। है, खुद वो व्यक्ति क्लीन है। गुटखे की ऐड करने वाले जो सेलिब्रिटीज हैं, है विमल, शाहरुख का मैं भी फैन हूं, बट ये प्रैक्टिस खराब है। क्योंकि आम जनता ये चीज नहीं समझती ना। आम जनता को लगता है अरे उसने ऐड किया तो वो भी कंज्यूम करते हैं, मैं भी उसकी तरह बन जाऊंगा। नहीं बॉस, यू हैव टू अंडरस्टैंड, वो सेलेब है, वो ऐड कर रहा है तो उसको उसका उसका पैसा मिल रहा है। ये गार्नियर, ये जो क्रीम्स के ऐड वगैरह जो आते हैं, फेयर एंड लवली, फेयर एंड हैंडसम, लक्स साबुन, आपको लगता है ये सब ऐश्वर्या राय लक्स साबुन लगाती होगी?
इतना पैसा उनके पास, पेरिस से बेहतरीन साबुन आता होगा, लग्जरी में जीते हैं ये लोग। बट आम आदमी को तो वो 10-20 रुपए वाली चीजें चाहिए, तो उसको बेचना है बल्क में, तो सेलेब्स को खड़ा कर दिया जाता है। आम जनता को समझना जरूरी है कि मार्केटिंग क्या है, बट नहीं समझती आम जनता। इसीलिए एडमिनिस्ट्रेशन को कदम उठाने की आवश्यकता है। फिर गरीबी है, लैंड ओनरशिप का इशू, लैंड टाइटल्स क्लियर नहीं होते, इसलिए इलीगल माइनिंग चलती रहती है। कोल की डिमांड, कोल की हाई डिमांड के चलते मिडिल मैन और इलीगल ट्रेडर्स इस प्रैक्टिस को सपोर्ट भी कर देते हैं। तो ये चीजें हैं, तो चैलेंजेस यही है भाई रेड होल माइनिंग के। सेफ्टी हजार्ड, टनल काफी वीक होती है और एक्सीडेंट्स काफी यहां पर कॉमन होते हैं। जैसे 2024 में वोखा माइन विस्फोट एक्सप्लोशन हुआ, 2018 में मेघालय माइनिंग के अंदर फ्लडिंग में माइनर्स की जान चली गई, पानी भर गया उसके अंदर, जान चली गई लोगों की। डिफॉरेस्टेशन, सॉइल इरोजन, वाटर कंटामिनेशन, ऐसे मुद्दे भी हो जाते हैं। एसिड माइन ड्रेनेज से वाटर क्वालिटी डिग्रेड हो जाती है भाई। ग्राउंड वाटर में पूरा ये कचरा जाएगा तो ग्राउंड वाटर खराब होगा कि नहीं होगा? दिस इज द इशू। रेड होल माइनिंग का लीगल स्टेटस की बात करें तो ये प्रैक्टिस इंडिया में लीगल है। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने 2014 में इसको बैन किया था, सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में इसको, इसके बैन को बरकरार रखा। नागालैंड में स्मॉल पॉकेट डिपॉजिट लाइसेंस दिए जाते हैं, लेकिन 6 शेड्यूल की वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट को माइनिंग रेगुलेशन को इन्फोर्स करने में प्रॉब्लम्स आती हैं। तो ये सब लीगलिटीज है, ये चाहो तो जो है वो मेंशन कर सकते हो, ये वाली लीगलिटीज। बस ये वाली चीज इसके अंदर मेंशन कर लो, बाकी और कुछ नहीं है। 6 शेड्यूल, आज एक टास्क एक और दे रहा हूं मैं आपको, 5th और 6th शेड्यूल जो है वो आपको पढ़ना है। तो क्लियर हो गया रेड होल माइनिंग क्या है, इसकी क्या प्रॉब्लम्स है। अब बायो माइनिंग, बायो माइनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर लेना। ये एक इको फ्रेंडली टेक्निक है जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी कि बैक्टीरिया फंगई का उपयोग किया जाता है मेटल्स को ओर से एक्सट्रैक्ट करने के लिए। तो अब हम इंसानों को नहीं लगा रहे हैं, अब हम लोग बैक्टीरिया, फंगाई, प्लांट्स वगैरह को जो है वो लगा रहे हैं मेटल्स को निकालने के लिए ओर से और सॉलिड मटेरियल से मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। सोचो कितनी बेहतरीन चीज है ये, सुनने में मजा आ रहा है। काम कैसे करेगी इसको हम समझते हैं, इसकी प्रोसेस को। तो बायो माइनिंग का प्रोसेस बायो लीचिंग और बायो ऑक्सीडेशन से होता है। क्या, 2 पॉइंट लिखोगे आप, बायो लीचिंग और बायो ऑक्सीडेशन, इसके पीछे ये दो प्रोसेस जो है वो इन्वॉल्व हम लोग को देखने को मिलती है। अब इसमें मेटल्स को सॉल्यूबल बनाया जाता है, यानी कि मेटल्स जो होते हैं ना वो बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में आ जाते हैं ताकि उन्हें इजीली निकाला जा सके। कॉमन मेटल इस टेक्निक में कॉपर, यूरेनियम, निकल, गोल्ड ये निकाले जाते हैं। ये फैक्ट ध्यान में रखना। सिर्फ इतनी चीज याद रखो, हम बैक्टीरिया, फंगाई, आर्किया, प्लांट्स, इन सब चीजों का, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का उपयोग कर रहे हैं बायो माइनिंग में। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो जाते हैं और वहां पे जो सॉलिड मटेरियल होता है उसको लिक्विड में जो है वो कन्वर्ट कर देते हैं, है ना। और यही लिक्विड से, लिक्विड हम लोग जो है वो इजीली बाहर निकाल लेते हैं सोल्यूबल फॉर्म में, और वो इजी होता है एक्सट्रैक्ट करने के लिए, जो बायो लीचिंग और बायो ऑक्सीडेशन के थ्रू पॉसिबल होता है। बस इतनी सी चीज आपको ध्यान में रखनी है। और ट्रेडिशनल माइनिंग के कंपैरिजन में बायो माइनिंग से हजार्डस वेस्ट जो है वो कम होते हैं और कार्बन फुटप्रिंट भी बहुत लो होता है। बायो माइनिंग में एनर्जी कंजम्पशन कम होता है, इसलिए एनवायरमेंट फ्रेंडली है। अभी केरल के अंदर जो है ये चल रही है। पानी का उपयोग भी जो है वो इसमें बहुत कम जो है वो होता है, बट इसमें चैलेंजेस भी हैं। अब यार बैक्टीरिया अपनी मर्जी से काम करेगा, धीरे 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 धीरे, तो बहुत स्लो प्रोसेस होता है ये, राइट। तो लार्ज स्केल ऑपरेशंस में इसमें प्रॉब्लम जा सकती है। और हर और बायो माइनिंग के लिए सूटेबल भी नहीं होती, क्योंकि कुछ मेटल इजीली ऑक्सीडाइज नहीं होते। फिर बायो माइनिंग को ऑपरेट करना थोड़ा कॉम्प्लेक्स है और स्पेशलाइज नॉलेज की आवश्यकता है। तो बस यही चीज हम लोग को जो है वो देखने को मिलती है। अब इसके अलावा तीसरी चीज एक और लिख लो आप, इलेक्ट्रोकाइनेटिक माइनिंग। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, बायो माइनिंग और इलेक्ट्रोकाइनेटिक से रिलेटेड आएगा। तो ये एक और इनोवेटिव तरीका है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इलेक्ट्रोकाइनेटिक माइनिंग। ये भी इको फ्रेंडली टेक्निक है जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स को एफिशिएंटली एक्सट्रैक्ट करने में मदद करती है। तो इको फ्रेंडली प्रैक्टिस रेयर अर्थ एलिमेंट्स के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है आज की डेट में। तो इसमें लीचिंग एजेंट का उपयोग 80% कम होता है, एनर्जी कंजम्पशन 60% कम होता है, रिकवरी रेट इसमें 95% तक की हम लोग को देखने को मिलती है। इसमें आयंस का ये लोग जो है वो उपयोग करते हैं
एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो एक्सट्रैक्ट करेगी मेटल्स को एफिशिएंटली, राइट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार करके जो है वो उसको एक्सट्रैक्ट जो है वो करने का काम करते हैं। बस इतनी सी चीज ध्यान में रखना, ये चीज प्रीलिम्स में आपसे जो है वो पूछी जाएगी। तो हमने बात करी रेड होल माइनिंग, बायो माइनिंग के बारे में, तो ये दोनों टॉपिक्स तो इंपॉर्टेंट है ही हैं। फिर इसके अलावा हमने ये इलेक्ट्रोकाइनेटिक माइनिंग का एक बेसिक फैक्ट जो है वो ध्यान में रखा। ठीक है, रामसर वेटलैंड से रिलेटेड ये लास्ट टॉपिक है अपना, तो ये मैं आपको कल जो है वो कवर करवाऊंगा। अभी आज टाइम का थोड़ा सा इशू हो रहा है। वैसे छोटा सा ही टॉपिक है, ज्यादा कुछ है नहीं, बट फिर भी 1 बजे तक मुझे आपको लेक्चर प्रोवाइड कराना है। अभी एट प्रेजेंट मेरी घड़ी पे 12:40 जो है वो हो रहा है, तो उसको एक्सट्रैक्ट होने में, अपलोड होने में थोड़ा टाइम लगेगा। एक क्वेश्चन फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट का आपके लिए है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार पहले पढ़ा चुका हूं। ट्राई करना है इसका आंसर जो है वो देने की। दूसरा जो टॉपिक है ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से रिलेटेड है, ये टॉपिक भी आपको पता होना चाहिए। ये तीसरा स्टेटमेंट इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो ट्राई करो इसका आंसर देने की, देखते हैं किसको इसका आंसर पता है। और इसके अलावा एक क्वेश्चन और है, ये जुडिशियल ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंसी से रिलेटेड, न्यायिक पारदर्शिता और दक्षता से रिलेटेड। तो ये मेंस का क्वेश्चन है, ट्राई करना है इसको 120 वर्ड्स में इसका आंसर जो है वो लिखने की। और बाकी हमारे कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं, ये ज्ञान सर का पेड कोर्स है। तो चलिए अब मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, जय हिंद गाइस।